अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो है वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ़ करा है जिसके अंदर हमने ऑनलाइन लेक्चर्स का भी जो है वो एहतमाम किया है, उसको कंसीडर किया है। इसके अंदर हमने देखे चैप्टर स्टार्ट कराया हुआ था फॉरेन ट्रेड सेक्टर। सही है ना। फॉरेन ट्रेड सेक्टर के अंदर जैसे मैंने हमेशा आपको एक बात समझाई है कि जब कभी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ साथ सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है ना। हमारा जो स्टडी आउटलाइन होगा उसमें हम किस चीज़ों को बेस करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेड, सबसे पहले आप फॉरेन को भूल जाएं। ठीक है ना। सबसे पहले आप याद रखें ट्रेड क्या होती है। ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज। सही है ना। कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट भी है, कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। तो जब हम ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये ट्रेड बेसिकली दो तरह की होती है। एक कहलाती है डोमेस्टिक ट्रेड और एक कहलाती है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना, जिसे हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड वो होती है कि जब बायर और सेलर दोनों एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी वहाँ पर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा होता है विद इन अ कंट्री। ठीक है ना। लेकिन जब हम उसे इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, उसे नेशनल ट्रेड भी कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि द ट्रेड बिटवीन द टू डिफरेंट कंट्रीज, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो तिजारत की जाती है उसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक ही चीज़ के कई नाम हैं। अब एक और सवाल, जब फॉरेन ट्रेड होती है, ठीक है ना, इसके नतीजे में हमारे पास दो गुड्स आती हैं, एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड इंपोर्टिंग गुड्स। अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता क्या है? एक्सपोर्ट मीन द सेलिंग ऑफ गुड अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। ठीक है ना। यानी हम जो एक्सपोर्टर होता है ना, एक्चुअली सही है ना, उसके पास पेमेंट आती है तो वो सेलर होता है। ठीक, वो अपनी चीज़ें जो है वो बाहर बेचता है, यानी अपने मुल्क के बॉर्डर से बाहर बेचता है और इसके बदले में ज़र मुबादला ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। जबकि दूसरी तरफ इंपोर्ट हमारे पास क्या होता है? इट मीन्स द बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, जो हम दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। ठीक है ना। इसके नतीजे में हम पेमेंट देते हैं। ठीक है ना। एक्सपोर्ट के नतीजे में हमारे पास पेमेंट आती है और इंपोर्ट के नतीजे में हमारे पास से पेमेंट जाती है। सही। फिर इसके बाद हमने एक सवाल आपसे रेस किया था, वो ये था कि वाई वी गो फॉर अ इंटरनेशनल ट्रेड। हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जाते ही क्यों हैं? सही है ना। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमने पहले भी आप पढ़ते हैं कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस के हवाले से बात की जाए, ठीक है ना, एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं। सही है ना। जैसे एडवांटेज के हवाले से, जैसे बहुत सारे ममालिक हैं, उनके पास अगर किसी चीज़ की कमी होती है, स्कार्सिटी होती है, वो अपने मुल्क में प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं होते, तो फिर वो दूसरे ममालिक से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और ये इंपोर्ट क्या होती है? थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड। सही है। अगर हम डिसएडवांटेज के हवाले से बात कर सकते हैं तो आप देखिए बेशतर ममालिक ना फिर डिपेंड दूसरे ममालिक पे करने लगते, फिर अपने मुल्क में वो कोशिशें नहीं करते, ठीक है ना, कि हम भी उस चीज़ की प्रोडक्शन करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है एक चीज़ हमें बासानी मिल तो जाती है। ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वो उस पर निसार, प्लस मुल्क के अंदर ना इंपोर्ट एरिया बढ़ जाता है। तो मुल्क के अंदर ना इंपोर्ट एरिया का बढ़ना मुनासिब नहीं होता। इंपोर्ट हमेशा रिड्यूस होना चाहिए और एक्सपोर्ट हमेशा इनहेंस या प्रमोट होनी चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर देखा जाए तो किसी भी मुल्क के हवाले से अगर मैं बात करती हूँ, नॉट ओनली डिस्कसिंग अबाउट द पाकिस्तान, कि एक्सपोर्ट ऊपर होनी चाहिए, इंपोर्ट नीचे होनी चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, उन मेजर एक्सपोर्ट्स के अंदर आपको जो है वो कॉटन, आपको पता है जो रॉ कॉटन है हमारे पास, जिससे हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चल रही हैं, सही है ना, ये है। इसके बाद चावल है, मेजर एक्सपोर्टर है पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर चावल की भी बहुत अच्छी काइंड्स मौजूद है। लेदर गारमेंट, लेदर प्रोडक्ट्स है, लेदर गारमेंट्स है, चमड़ा जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर
पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है। कारपेट्स है, रग्स है, ये सारा हमारा हैंडीक्राफ्ट भी है। वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ठीक है ना, फिश है, फिश प्रोडक्ट, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है जियोग्राफिकली पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा कोस्टल बेल्ट भी है, इस हवाले से यहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी प्रोमोटेड है, ठीक है ना, और यहाँ पे फिश प्रोडक्ट भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स है, सर्जिकल ग्लोव्स है, ज्वेलरी है, ठीक है ना, ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिसलिनियस जो कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अगर ये बात कही जाए तो गलत ना होगी कि देयर इज नो डाउट दैट द एक्सपोर्ट अर्निंग हैव इंक्रीज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, हाउएवर वी कैन नॉट ओवरलुक द फैक्ट दैट वी आर स्टिल बैंकिंग अपॉन अ फ्यू प्राइमरी। सही है ना, वक्त के साथ साथ, सही है ना, अब हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ मखसूस चीज़ों को ही एक्सपोर्ट करते हैं, अब हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन आ रही, और डाइवर्सिफिकेशन आनी भी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाहर भेज सकें और फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें। इसी तरह से जब हम पाकिस्तान के मेजर इंपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, इंपोर्ट्स वो होती हैं जो हम दूसरे मुल्क से मंगाते हैं, सही है ना, इसमें बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स आते हैं, पावर जनरेशन मशीनरीज जो होती हैं जिसकी मदद से बिजली तैयार की जाती है, ठीक है ना, कैपिटल इक्विपमेंट्स है यानी मशीनरी वगैरह वो मंगाया जाता है, टेक्सटाइल मशीनरीज हैं, ज़्यादातर कैपिटल गुड्स, सही है ना, कैपिटल गुड्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। पेट्रोल है, इलेक्ट्रिक मशीनरी है, अप्लाइंसेस है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है ना, जिनको हम बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। आयरन है, स्टील है, तो ये हमारे पास बेसिकली मेजर इंपोर्ट्स भी हैं। तो पाकिस्तान न सिर्फ एक्सपोर्ट करता है फॉरेन ट्रेड के अंदर, बल्कि कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज भी हैं जो पाकिस्तान इंपोर्ट भी कर रहा होता है। जब मैंने आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से बात बताई तो फिर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक डिस्कस किया था इसके साथ ही, सही है ना, जिसका नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे, ठीक है ना। एक्चुअली हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, बिटवीन अ कंट्री पेमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ गुड। इसे मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है ना, जैसे एक मुल्क कोई चीज़ तैयार करता है, सही है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, जब वो एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो उसका सेल रिसिप्ट क्या होता है, ये पूरा एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारे पास क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट नैरो टर्म नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम विजिबल और इनविजिबल दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को स्टडी करते हैं, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके अंदर पूरी डिटेल मौजूद होती है हमारे पास, कितना फॉरेन एक्सचेंज हम रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है ना, और कितना फॉरेन एक्सचेंज हम कि जो फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट है या एक्सचेंज पेमेंट जो है हम दूसरे वेरियस अकाउंट के अंदर ले रहे और दे रहे, सारी डिटेल हमारे पास क्लियर होती है। हमारे पास बीओपी की ना 3 काइंड्स हैं। पहली काइंड में क्या होता है, जो टोटल रिसिप्ट होता है किसी भी कंट्री का वो बढ़ जाता है उसकी पेमेंट से, ठीक है ना। पहली में क्या होता है, जो टोटल रिसिप्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो एक्सीड कर जाते हैं हमारी टोटल पेमेंट से। दूसरी काइंड के अंदर क्या होता है कि टोटल पेमेंट आर इन एक्सेस ऑफ टोटल रिसिप्ट्स, इसका उलट हो जाता है। और थर्ड के अंदर क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ए पेमेंट एंड टोटल वैल्यू ऑफ रिसिप्ट्स आर इक्वल, सही ना, एक में ज्यादा हो जाता है, एक में कम हो जाता है और एक बिल्कुल बराबर होता है। अगर हम इनविजिबल आइटम्स की एग्जाम्पल सोचें कि भाई इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वो आइटम्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे फॉर एग्जांपल टूरिज्म पे जो एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एजुकेशन पे आ रहे हैं, इंटरेस्ट है, लोन है, सही है ना, ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते, लेकिन ये सर्विसेज हैं, सही है ना। तो इनविजिबल आइटम ज़्यादातर सर्विसेज होते हैं।
तो गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों ही BOP में इंक्लूड होती हैं। दूसरा हिस्सा इसका था BOT। तो BOT के अंदर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक डिफरेंस होता है किसका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। BOT के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है ना, सिर्फ फिजिकल गुड्स रिकॉर्डेड होती है, इनविजिबल उसमें रिकॉर्ड नहीं होती। BOT एक्चुअली एक लिस्ट है जो एक रिकॉर्ड बताती है विजिबल एक्सपोर्ट का, ठीक है ना। इसके बाद इसकी भी 3 काइंड्स हैं BOT की भी। अब पहली काइंड में देख लीजिए क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट मोर देन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, सही है ना, यानी इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट के। दूसरी में देख लीजिए टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट मोर देन टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, सही है, उल्टा है इसका। तीसरी में BOT टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ये जो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स है ना, इनकी वजह से इकोनॉमी के अंदर कुछ सिचुएशंस आती हैं, सही है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूं कि इफ द इकोनॉमी इज अ फेवरेबल, इट मींस दैट BOT इज फेवरेबल। किस तरह से होगा कि यहां पर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ग्रेटर देन होगा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से। अगर मैं ये बात करती हूँ कि बैलेंस हो तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बराबर होगा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से। और अगर मैं ये देखती हूँ भाई इकोनॉमी अनफेवरेबल सिचुएशन पर है, तो इट मीन्स दैट कि हमारा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बढ़ रहा है और वैल्यू एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अब विजिबल आइटम्स के हवाले से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कॉटन है, राइस है, क्लोथ है, जो हमें दिखाई देते हैं। जब मैंने बैलेंस ऑफ ट्रेड के हवाले से बात करी थी, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, जो हमने पेज नंबर 135 पे आपको डिटेल में बताई थी। इसके बाद BOT के हवाले से एक सवाल और है जो बाज़ दफ़ा एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन के वो आ सकता है, वो ये है कि अगर हम फॉरेन ट्रेड के हवाले से बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड सेक्टर के अंदर अगर हम ये बात करते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है, सही है ना, तो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना, चूंकि ये भी एक अपना रोल प्ले कर रहा है BOP के साथ साथ है, सही है ना। तो अब हमारे पास जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई, ठीक है ना, तो समटाइम ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब हम ये देखते हैं कि हाँ भाई हमारी जो क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो सिचुएशन है ना वो अनफेवरेबल है, ठीक है ना, या कभी कभी ये पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऑब्स्टिकल्स बता दीजिए। तो ऑब्स्टिकल्स का मतलब कॉजेज ही होता है कि आपके मुल्क में BOP एडवर्स हो क्यों रही है, ठीक है ना। तो अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, सही है ना, तो उसके लिए आप पेज नंबर 123 जिसके अंदर इन्होंने बता दिया था कि मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी थी। तो लिहाजा जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को पढ़ेंगे, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में से जो क्वेश्चन रेज होते हैं ना वो यही होते हैं कि आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दीजिए, सही है ना। फिर ये कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर मुल्क की अनफेवरेबल है तो उसके क्या कॉजेज हैं, सही है ना। अब कॉजेज हमने आपको पेज नंबर 123 पे दे दिए। एक छोटा सा होमवर्क टास्क है आपके लिए जो आपने अपनी लेक्चर कॉपी में करना है इस लेक्चर की मदद से, ठीक है ना। यहाँ हमने आपको बताया ऑब्स्टिकल्स, जैसे मैं पहले आपको बताने जा रही हूँ एक्सपोर्ट बेस का जो हम कहते हैं ना स्कोप बहुत नैरो है, तंग है, यानी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। ज्यादातर जो सनतें बनाई गई है ना वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है, ठीक है ना। ज्यादातर कैसी सनतें इंपोर्ट ओरिएंटेड है जो ज्यादातर बैरून मुल्क से आने वाले रॉ मटेरियल पे निसार करती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसी से आप सॉल्यूशन बनाएंगे। और आपने अपने टीचर का ये जो लेक्चर है रिकॉर्डेड ये आपने अच्छी तरह सुनना है और ये मैं आपकी कॉपी में देखूंगी,
कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देयर इज अ नैरो एक्सपोर्ट बेस, इट मीन्स दैट वी हैव टू डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट एरिया, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो यहां पर फिर क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस ऑब्स्टिकल। इसी तरह से यहां देखिए इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, क्या करना चाहिए हमें, रिड्यूस द इंपोर्ट, सही है ना, यानी मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज विच हैव बीन सेट अप इन पाकिस्तान आर इंपोर्टिंग इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हमें क्या चाहिए, टू रिड्यूस द इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ज्यादातर सनतों के अंदर वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना जो हमारे अपने मुल्क का हो। नंबर नेक्स्ट है इसमें कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी। पाकिस्तानी आर मोस्टली अ कंजम्पशन और ड्यू टू अ रैपिड राइज इन अ पॉपुलेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, वी मस्ट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द कंजम्पशन हैबिट, ठीक है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द मेजर, दिस इज द पॉइंट थ्रू विच वी कैन इजली कवर the adverse effect of a balance of trade is in the line of a consumption oriented society. इसके बाद there is a less modernization of a machinery. The solution is that we have to be advance the technology. Number 5, increase in the SIG industrial unit, ठीक है ना। It means that कि हमारे पास ऐसी सनतों का रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, जो चलती थी और बिल्कुल बंद हो गई। It means that development of a SIG industries. This is the solution of this obstacle. कि we have to be grow a more SIG industries by providing a funds. Less production of a value added good. It means that solution is that there is the more production of value added goods. Political uncertainty. We must be certain all the situation which is based on a political ground. ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोपेगेंडा अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए चाइल्ड लेबर, वी हैव टू बी कवर, ठीक है, वी शुड बी डिनाई द प्रोपेगेंडा अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए चाइल्ड लेबर, सही है। तो ये मैंने आपको इतने सारे एंटी डंपिंग ड्यूटीज, ठीक है, जापान है, हांगकांग है, इम्पोज करता है कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटीज अपने मुल्क के अंदर, सही है ना, कपड़े के ऊपर है, सही है, इम्पोजिशन ऑफ ए नॉन टैरिफ बेरीज लाई चाइल्ड लेबर, ये सारे उनके ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो ये उन इकोनॉमी के हवाले से बात की गई है। तो लिहाजा मैंने आपको जो एक छोटा सा होमवर्क टास्क दिया वो ये दिया कि इन ऑब्स्टिकल्स में देखिए मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में ये बताया भी और इसका सोल्यूशन भी दिया। आपने क्या करना है, सिर्फ लेक्चर की मदद से, ठीक है ना, इसके मेजर्स आपने लिख के लेकर आने, ठीक है, जो एग्जाम का हिस्सा बनते भी हैं, जो उसी वक्त करेंगे आप जब मिस का लेक्चर आप बगौर सुनेंगे। तो लिहाजा ये ईडीपी की नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पास फिजिकली आपकी कॉपी में मौजूद हो। अब हम आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के दरमियान। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी देखिए इन्होंने 3 सिचुएशन बताई थी, ठीक है ना। क्या क्या बताई थी हमारे पास, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा या इक्वल होगा। अगर हमारा बीओपी डेफिसिट होता है, ठीक है ना, अगर जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट होता है, इट मींस दैट वी हैव सम रीजंस, वी हैव सम फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला कॉज, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, देखो एक ही चीज के साथ मैं कितने सारे नाम मुतारिफ करा रही हूं, वो क्या है, देयर इज द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर मशीनें, अभी मैंने आपको इंपोर्ट में बताया भी, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी मशीनरी आ रही है, ठीक है ना। तो हम ज्यादातर मशीनें कहां से मंगवा रहे हैं, बाहर से, सही है, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को, कि एट द टाइम ऑफ ए पार्टीशन, जब पाकिस्तान तकसीम हुआ 1947 के अंदर, तो ये एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। पुराने कस्टम्स को, साइंस और टेक्नोलॉजी तो थी ना, उसका बहुत कम असर और रसूख था हमारी मईशत के ऊपर, ठीक है ना। हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्रीज को फोकस ही नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, सही है ना। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग करने की बात की ना, तो मशीनरी हमें बाहर से मंगवाना पड़ी थी, सही है। तो जब से ये हमारे पास ट्रेंड आ गया कि हमें कैपिटल गुड्स हम बाहर से मंगा रहे हैं,
हालांकि बात कब की, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब पाकिस्तान के पास जाहिर है वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, था ही नहीं कुछ उस वक्त। इसके बाद देखिए नंबर 2, राइज इन ऑयल प्राइसेस। देयर इज अ शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ ऑयल पर्टिकुलरली इन 70s। 70 की सदी के अंदर जो है ना बहुत तेजी से तेल की कीमतें बढ़ रही थी। 1980s के स्टार्ट में भी ये हुआ, सही है। 2003 तक ऑनवर्ड यही सिलसिला था, सही है ना। फिर बिग चंक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंडिंग में आ रहा था। गल्फ क्राइसिस, आपको पता है जो गल्फ स्टेट होती है ना उनका बहुत बड़ा किरदार है ऑयल प्रोडक्शन के अंदर, सही है। तो जब वहां क्राइसिस आया तो बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। इसके बाद इंपोर्ट पेमेंट, जाहिर है आप रॉ मटेरियल ज़्यादातर जो कैपिटल गुड्स हैं आप बाहर से मंगाओगे तो हमारा इंपोर्ट पेमेंट अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज हो गई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, सही है ना। जितने भी पाकिस्तानी है ना ज़्यादातर वो लोग बहुत कंजम्पशन ओरिएंटेड है, सही है ना। ज़्यादातर इंपोर्टेड गुड्स को कंज्यूमर जो है ना वो अपने लिए पसंद करता है, इंतखाब करता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से बाहर से आने वाली गुड्स की डिमांड की होती है वो बढ़ती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या हो जाता है, एडवर्स हो जाता है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है वो भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, सही है। क्वार्टर रेट ग्रोथ का मतलब हम ज़्यादातर इन्हिसार किस पे कर रहे हैं, चावल पे और कपास पे, यानी इंपोर्ट को हम अभी तक डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे। डाइवर्सिफाई करेंगे तो मजीद और भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक डेवलपमेंट। डोमेस्टिक का मतलब होता है नेशनल। A number of domestic development like a political uncertainty, floods, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बाहर सनतों को जो है वो कौमी सतह पे लाया गया। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ क्रेडिट की फैसिलिटी जो थी उसके लिए शॉर्टेज थी इसकी, उसको स्कार्स किया गया, सही है। ये सारे जो मसले मसाइल थे ना, इन्फ्लेशन का इशू था, सही है ना। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिन्होंने क्या किया था, हमारी एक्सपोर्ट को रिड्यूस कर दिया था, सही है ना। और हमारे इंपोर्ट बिल्स जो थे ना, जाहिर है कि हम बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं तो इंपोर्ट पेमेंट हमारी इंक्रीज हो रही, इंपोर्ट बिल्स जो थे वो बढ़ना शुरू हो गए थे, जिसके अंदर मुल्क की जो तरक्की थी, ठीक है ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल फैक्टर है वो भी एडवर्स करते हैं बीओपी की कंडीशन को, सही है ना। जैसे दुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं एंटी डंपिंग की, अभी मैंने आपसे बात की थी कि जापान या हांगकांग में कुछ खास किस्म की ड्यूटीज़ होती हैं जो वो लगाते हैं। प्रोपेगेंडा होता है चाइल्ड लेबर का, लार्ज स्केल के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से हम बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन के हवाले से, ये सारे इंटरनेशनल फैक्टर हैं जो कि हमारी जो है ना ट्रेड पे असरअंदाज होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, आपको पता है 9/11 का जो इवेंट हुआ था पूरी दुनिया के अंदर ना मईशत बैठ गई थी, सही है ना। एक बहुत बड़ा डाउनफॉल इकोनॉमी के अंदर आया था पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो बीओपी भी क्या हुई थी हमारी, अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो गई थी, सही है ना। तो आज के जो मैंने बेसिकली लेक्चर दिया है ना आपको, इस चैप्टर के अंदर उन तमाम तर चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, सही है ना, जो एग्जाम का हिस्सा बनती है। अब चूंकि जाहिर है ये फैक्टर्स आ गए तो इनकी मेजर्स, यानी अगर बीओपी एडवर्स है तो उसे करेक्ट करने के लिए लाजमी कुछ मेजर्स होंगी, सही है ना। अब उन मेजर्स के हवाले से जब हम बात करेंगे तो वो मेथड भी होंगे, ठीक है ना, जिससे देखिए सबसे पहला मेथड यही है कि आप ना एक्सपोर्ट को रेस करें और इंपोर्ट को रिड्यूस करें। सबसे बेसिकली दो मेजर्स है हमारे पास ये कि आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा दें और इंपोर्ट को कम कर दें। तो अगर हम एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के हवाले से बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ना कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को हटा के लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए ताकि मशीनों का इस्तेमाल कम हो और लेबर हमारा ज़्यादा इस्तेमाल हो। एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करें, ठीक है ना। खासकर ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें जिनके अंदर जो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो ना वो कम आए, सही है, कम मशीनें होंगी, लेबर ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी आपकी बढ़ेगी।
कंजम्पशन को रिड्यूस करें, कम करें, ज़्यादातर बैरून-अक़वामी सतह पर इस्तेमाल होने वाली गुड्स का इस्तेमाल कम से कम करें। सिख इंडस्ट्रीज को दोबारा से जनरेट करें, ठीक है ना। इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस करना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करे, अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करें। अगर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, सही है ना, तो गुड जो भी प्रोड्यूस की जाए ना वो बहुत ऑप्टिमल कंडीशन हो, वो बहुत बेहतरीन कंडीशन हो, और जब इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करे। पैकेजिंग, आपको पता है मार्केटिंग का एक सबसे अहम फंक्शन है। एक्सपोर्ट एजेंसी, सही है ना, क्रिएट होना चाहिए खासकर प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर किसी चीज़ की जो है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, तो उसके लिए बाकायदा एक्सपोर्ट एजेंसी बनानी चाहिए, ज्वाइंट वेंचर्स में भी काम करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो तमाम तरह इंडस्ट्रीज जिनका रेवेन्यू कम होने की बिना पे बैठ गई है वो दोबारा से काम करना शुरू हो जाए। तो ये सारे क्या थे, ये डिफरेंट मेथड्स थे, ये डिफरेंट वेज थे, सही है ना, जिसकी मदद से हम अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट की इंपॉर्टेंस, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के तरीक़ेकार, सवाल इस तरह से है तो भी आंसर यही होगा। दूसरा जो मैंने बताया आपको, इंपोर्ट को रिड्यूस कर दें। पहला क्या बताया मैंने, एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ, सही है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए, बहुत सारे पॉइंट्स बताए, इसकी मदद से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो है ना बढ़ती भी है। दूसरा हमारे पास है रिडक्शन इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है ना। वो कैसे होगा, इनविजिबल इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम कर दी जाए। सर्विसेज है जिनके ऊपर आप ऐसे एक्सपेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया टूरिज्म के अखराजात, एजुकेशन के, उसे कम कर दें, तो काफ़ी हद तक जो है वो आज के लेक्चर के हवाले से जो हमारा टॉपिक था ना, ठीक है ना, वो यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। इंशाअल्लाह इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।